हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी काफ़ी वीक हमें दिखाई दिए और काफ़ी ऊपर के लेवल से वो स्ट्रांग ओपनिंग के बाद में काफ़ी डाउनफॉल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमें दिखाई दिया। और बैंक निफ्टी करीबन 600 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई और निफ्टी करीबन 140 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई। अभी 3 दिन से अगर लगातार देखा जाए तो 3 दिन से सेलिंग एफआई की जो सेलिंग है वो बढ़ रही है। और जैसे ही 3 दिनों से एफआई की सेलिंग बढ़ रही है वैसे ही इंडियन मार्केट्स का जो फॉल है वो भी कुछ हद तक एक्सटेंड होते जा रहा है। मतलब आगे अभी अगर आप देखोगे तो पिछले 3 से 4 दिनों में आज का जो फॉल था वो सबसे ज़्यादा था। अभी क्या ये एफआई की सेलिंग ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी या फिर कुछ हद तक यहाँ पे हॉल्ट मिलेगा? और ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जिसके वजह से एफआई सेलिंग में आई है और कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर ऐसा हो रहा है? तो वो सारी चीज़ों का भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आगे जाके कौन से पॉसिबल मूव्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी पहले हम जो डिस्कशन करेंगे वो ये करेंगे कि यूएस मार्केट्स का इम्पैक्ट या फिर फॉरेन मार्केट्स का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर कैसे हो रहा है। तो फॉरेन मार्केट्स का जो इम्पैक्ट हो रहा है वो पूरा अपोजिट हो रहा है। अभी अगर देखा जाए तो यूएस मार्केट्स जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हमें दिखाई दे रहे हैं और लगातार अपर लेवल्स पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली उनके जो रीजंस है वो ये है कि यूएस मार्केट्स का जो डेटा निकल के आ रहा है वो उनके इकोनॉमी के लिए काफी वीक निकल के आ रहा है। पिछली बार भी अगर देखा जाए तो कुछ हद तक जो यूएस इकोनॉमी के लिए जो डेटा निकल के आया था वो काफी वीक निकल के आया था। और जितना उनकी इकोनॉमी के लिए वो डेटा वीक निकल के आएगा उतना ही उनके मार्केट्स पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। अभी ये काफी फनी एक ये हो गया है। उसका रीजन मेनली ये है कि अभी अगर देखा जाए तो जॉब्स का जो डेटा निकल के आया, लेबर का जो डेटा निकल के आया, जो कल जो निकल के आया था वो करीबन ये एक्सपेक्टेशंस थे कि करीबन 2.4 लाख नए जॉब्स यूएस मार्केट्स में निकलेंगे। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो प्रैक्टिकल जॉब्स निकल के आए वो सिर्फ 1.19 लाख निकल के आए। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 1.19 लाख कहाँ पे और एक्सपेक्टेशन इतना हाई था तो इतना अंडर परफॉर्म किया है। तो उसके हिसाब से तो मार्केट से नीचे रहना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं है। मैं वापस जो मैंने आपको कहा था कि इकोनॉमी के लिए जितनी बुरी खबर रहेगी उतनी ही मार्केट्स के लिए वो अच्छी खबर रहेगी। और उसके बाद में मार्केट्स ने भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। उसका मेनली रीज़न ये है क्योंकि अगर जितने भी वो वीक डेटा निकल के आएगी उतना मेनली ये लगेगा कि इंटरेस्ट रेट जो है उनके कट जल्दी किए जाएंगे और उसकी वजह से मार्केट्स पर काफ़ी अच्छा प्रभाव उनका गिरता है। अगर इंटरेस्ट रेट्स अगर नीचे कट होते तो मार्केट पर उनका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो उसी की वजह से उनको ये लग रहा है कि वीक अगर डेटा निकल के आएगा तो इंटरेस्ट रेट्स को जल्दी कट किया जाएगा और उसी हिसाब से मार्केट भी जल्दी ऊपर जा सकता है। तो उसके वजह से उनके स्ट्रॉन्ग एक क्लोजिंग हमें मार्केट्स में दिखाई दे रही है। और कौन से फैक्टर्स है जो इंडियन मार्केट पर इम्पैक्ट कर रहे हैं? अभी और एक जो फैक्टर है वो ये है कि सुबह जो सर्कुलर एनएससी ने जो सर्कुलर सेबी को भेजा था कि टाइम आवर्स जो है ट्रेडिंग के टाइम आवर्स को बढ़ाना चाहिए या फिर जो एफएनओ में जो है एफएनओ के लिए तो भी टाइम आवर्स बढ़ाने चाहिए, लेकिन उसको पूरी तरह से सेबी ने रिजेक्ट कर दिया। मतलब वो एप्लीकेशन को कि टाइम आवर्स जो ट्रेडिंग आवर्स है वो स्टॉक मार्केट के नहीं बढ़ेंगे, अभी जो मार्केट आवर्स है वो वही रहेंगे। बेसिकली उन्होंने ये करने के पीछे रीजन जो दिया था तो वो ये दिया था कि जो ब्रोकर्स थे वो सारे ब्रोकर जो थे कि ब्रोकर्स का कहना था कि टाइम आवर्स बढ़ाने चाहिए, लेकिन उनके ब्रोकर्स में ही कुछ हद तक डिस्प्यूट था। अगर कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं बढ़ाने चाहिए और कुछ लोग ये कह रहे थे कि टाइम आवर्स को बढ़ाना चाहिए। बेसिकली अभी इसमें ये डिफरेंस क्यों था कि अगर एनएससी ने ये सर्कुलर दिया था कि टाइमर्स को बढ़ाना चाहिए तो फिर ब्रोकर्स में इतना डिफरेंशिएशन क्यों है? तो बेसिकली उसका एक यही रीज़न है, जो छोटे ब्रोकर्स है जिनका छोटा काम है, जो मैनुअली काम कर रहे हैं, तो वो अगर टाइमर्स अगर बढ़ाए जाएंगे तो उनको मैन पावर ज़्यादा लगेगी और अन्य भी ज़्यादा जो भी ज़्यादा फैक्टर्स है उनको वो ज़्यादा उनके पास लगने चाहिए और खर्चे भी ज़्यादा उनके होंगे। और उसी के साथ में जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं वो टेक्नोलॉजी से काम करते हैं तो उनको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी अगर 24/7 भी मार्केट चलता है तो। लेकिन छोटे जो ब्रोकर्स हैं वो लिखा पढ़ी से काम करते हैं, मैनुअली काम करते हैं, बुक्स में काम करते हैं, तो उनके पास इतना डेटा मेंटेन करना या फिर ये सारी चीज़ें करना उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो छोटे ब्रोकर्स है वो लिटरली खत्म हो जाएंगे। क्योंकि दिक्कत क्या हो जाएगी, जो बाकी के जो ब्रोकर्स है अगर हमारे जैसे और आपके जैसे अगर ट्रेडर्स है, हम ये कहेंगे कि यार मार्केट आवर्स में अभी ये मार्केट आवर्स तो यार 3:30 बजे खत्म हो गए, लेकिन बाद में जो टाइम्स है तो उसमें एक ब्रोकर दे रहा है और एक ब्रोकर नहीं दे रहा है, तो हम किसके पास जाएंगे? तो हम डेफिनेटली उसके पास जाएंगे जो हमें पूरा मार्केट आवर्स का टाइमिंग हमें दे रहा है। तो उसमें छोटे ब्रोकर जो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ट्रेडर क्या देखेगा? ट्रेडर तो यही देखेगा उसके लिए बेनिफिट क्या है। हम तो ये देखेंगे हमारे चार्जेस कहाँ पे सबसे कम लग रहे हैं, ब्रोकरेज कहाँ पे कम लग रहा है, सिस्टम कहाँ पे अच्छा है। तो अगर हमें आधा टाइम ही ट्रेडिंग करने का मौका दे रहा है और कोई अगर पूरा टाइम दे रहा है तो हम डेफिनेटली पूरा टाइम जो दे रहा है उसी के पास जाएंगे। और उसमें फिर जो दूसरे जो ब्रोकर्स जो छोटे ब्रोकर्स हैं
जो इस क्राइटेरिया में बैठ नहीं सकते या फिर उतने फंड्स नहीं है, तो वो सारे खत्म हो जाएंगे। और उसी की वजह से सेबी ने शायद ये डिसीजन लिया होगा, और जो मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि वो जो सही भी है। अगर आप इतने टाइम में अगर आप पैसे नहीं बना पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप 24 घंटा भी अगर मार्केट खुला रहेगा तो आप बना पाओगे। ये सिस्टम का खेल, ये डिसिप्लिन का खेल है। ये अगर आपको आ गया तो आप 3-4 घंटे बहुत हो गए आपके लिए पैसा कमाने के लिए। अगर नहीं हुआ तो 24 घंटे मार्केट खुला रहेगा तो मुझे नहीं लगता कोई कमा भी पाएगा। लेकिन ये जो न्यूज़ थी, मुझे ऐसे लगता है कि एक टेम्पररी इंपैक्ट करने वाली न्यूज़ थी। इसका बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होगा, और वैसे नेगेटिव इफेक्ट तो कुछ नहीं होगा। ये टेम्पररी कुछ टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये जो भी हुआ था मुझे ऐसे लगता है कि पॉजिटिव हुआ है। इससे भी ऐसा डिसीजन कुछ लेगी तो वो जो ट्रेडर्स के हित में या फिर जो इन्वेस्टर्स के हित में होगा वही लेगी। टेम्पररी कुछ जो बड़े ब्रोकर्स हो गए वो इसके वजह से हर्ट हुए होंगे या फिर कुछ सहमति ना होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसे नहीं लगता कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ट्रेडर्स पे हो सकता है या फिर मार्केट्स पर हो सकता है। अभी बेसिकली अगर देखा जाए तो एफआईएस की भी कंटिन्यूस सेलिंग चल रही है, और ये दिक्कत नहीं कि एफआईएस की सेलिंग चल रही है। पहली बार नहीं कि एफआईएस सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि एफआईएस अगर सेलिंग कर रही है तो डीआईएस बाइंग नहीं कर रही है। बेसिकली हमेशा क्या होता था यूजुअली कि एफआईएस अगर सेलिंग को उतर रही तो डीआई बाई करती थी, तो उसके वजह से मार्केट कभी कभी स्टेबल रहते थे और कभी कभी ग्रीन भी रहते थे। लेकिन अभी जितनी एफआईएस की सेलिंग हो रही है उसके कंपैरिजन में डीआई कुछ भी बाई नहीं कर रहे, और उसी की वजह से मार्केट में देखा जाए तो बहुत प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप दोनों इंडेक्सेस में भी। अभी हम देखेंगे कि आने वाले टाइम के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से मूव्स पॉसिबल है, और जो भी मूव्स हो गए तो उसमें हम कैसे बच सकते हैं और कैसे हमारे स्टॉप लॉस रहने चाहिए। लेकिन कल अगर नीचे रहती है, मुझे ऐसे लगता है कि बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे अगर रहती है तो मुझे ऐसे लगता है कि 47,800 तक बैंक निफ्टी जा सकती है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। लेकिन हाँ, उसको ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि 47,800 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और वहाँ से शायद बाउंस बैक भी आ सकता है। लेकिन इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहती है, जो कि आज का जो क्लोज था 48,285, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 48,662 ये उसका फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए, और 48,975 उसका सेकंड टारगेट रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ तक जा सकता है। तो बेसिकली आज का जो क्लोज था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे क्लोज हुई है। इसके नीचे अगर रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 47 नेक्स्ट जो लेवल जो दिखाई दे रही है, जो स्ट्रॉन्ग लेवल दिखाई दे रही है, वो डायरेक्टली 47,800 दिखाई दे रही है, और अपर साइड में 48,662 एक लेवल दिखाई दे रही है जो कि काफ़ी नज़दीक है। और उसके बाद में 48,975 है, वो एक सेकेंड रेजिस्टेंस का जोन दिखाई दे रहा है जो कि काफ़ी ऊपर है। तो ये सारे बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स रहेंगे। निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने करीबन 22,302 पर क्लोज दिया है। निफ्टी में भी एग्जैक्टली एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर उसने क्लोज दिया है, और यही लेवल ब्रेक करने के लिए काफ़ी टाइम निफ्टी ने भी यूटिलाइज किया। उसके नीचे जाने के बाद जो क्लोजिंग दी थी वो इसी लेवल पर आके दी है। निफ्टी में अगर डाउनवर्ड साइड में रहती है तो मुझे ऐसा लगता है जो स्ट्रॉन्ग जो लेवल और एक जो है वो 22,152 है, तो वहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी जा सकती है, और वहाँ से एक सपोर्ट होने के कारण वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि बाउंस बैक भी आ सकता है। और अपर साइड में अगर देखा जाए तो मुझे इस लेवल के ऊपर डायरेक्टली मुझे लगता है कि 22,600 तक निफ्टी निकल सकती है, मतलब 300 पॉइंट्स ऊपर जा सकती है। और उसके ऊपर की जो लेवल्स है वो 22,768, यही निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। और बीच में अगर कुछ भी अपडेट्स अगर निकल के आते हैं तो मैं सारे इन्फॉर्म करते रहता हूँ। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसमें सारे अपडेट्स मैं डालते रहता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो लेवल्स रहेंगे निफ्टी के और बैंक निफ्टी के, उसके हिसाब से मेरे आने वाले टाइम के लिए ट्रेड्स रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।